आज हम मोल के बारे में पढ़ेंगे। मोल जो शब्द है, जैसे हम किसी चीज़ को नापते हैं, हम सामान लेने जाते हैं मार्केट में, फल खरीदना है तो किलो में खरीदते हैं जैसे। लेकिन अगर मान लीजिए हमें केले खरीदने हैं या संतरा खरीदना है तो हम दर्जन में ले लेते हैं। जैसे एक दर्जन में 12 केला है या 12 संतरा है, तो वो नाप हमें पता है कि एक दर्जन मतलब 12। कपड़े लेने जाते हैं तो मीटर में लेते हैं या सेंटीमीटर में ले रहे हैं। या हम चावल, दाल, गेहूँ ये सब खरीदते हैं तो क्विंटल में, किलो में, इस तरह से खरीदते हैं। तो हर चीज़ की एक यूनिट होती है। लिक्विड है तो मिलीलीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर में, इस तरह से हम उसको नापते हैं। तो अणुओं, परमाणुओं, कणों के लिए क्या यूनिट है? तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रही कि पदार्थ हम जानते हैं कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। लेकिन उस पदार्थ का भी अगर हम थोड़ा मान लेते हैं, उस पदार्थ का थोड़ा सा ग्राम लेते हैं और उसमें भी हम देखें तो उसमें भी बहुत सारे अणु, बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर वो पदार्थ बना होता है। तो समस्या ये आई कि मोल को हम कैसे, मोल शब्द कहाँ से आया या मोल को क्यों लाना पड़ा? तो ये जो कणों की संख्या है, इसको नापने के लिए यूनिट जो दिया गया वो है मोल। तो मोल को हम ले सकते हैं कणों की संख्या। अब ये मोल को व्यक्त किया जाता है एवोगाड्रो संख्या से। अमीलियो एवोगाड्रो के नाम से ये मोल की जो संख्या है वो दी गई एवोगाड्रो संख्या के नाम से। तो उसको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। हम कोई भी एक तत्व ले लें, जैसे मान लीजिए कार्बन ले लेते हैं या हम नाइट्रोजन ले लें, तो किसी भी तत्व के 1 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, तत्व है तो वो परमाणुओं से मिलकर बना होगा, तो 1 ग्राम में उपस्थित, उस तत्व के 1 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। या फिर हम अगर ले कोई पदार्थ, तो पदार्थ है तो मतलब वो अणु हो गया, तो उसके 1 ग्राम अणु में उपस्थित अणुओं की संख्या को हम कहते हैं एवोगाड्रो संख्या। तो यही एवोगाड्रो संख्या को ही जो वैल्यू दी गई है 6.022 इंटू 10⁻23। यदि हम तत्व को लें तो तत्व जैसे मान लीजिए कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो वो तत्व कई परमाणुओं से मिलकर बना होगा। तो उसके 1 ग्राम में उपस्थित, 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम एवोगाड्रो संख्या कहेंगे। या कोई पदार्थ है तो पदार्थ है मतलब उसमें वो अणु हो गया, तो उसमें उपस्थित अणुओं की संख्या, उसके 1 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या को एवोगाड्रो संख्या के रूप में हम कह सकते हैं। एवोगाड्रो संख्या को Na से दर्शाया जाता है। एवोगाड्रो संख्या अमीलियो एवोगाड्रो के नाम पर ये संख्या दी गई है। इसकी वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23। तो हम 1 मोल बराबर ये मान सकते हैं एवोगाड्रो संख्या, इतने कणों की संख्या। एवोगाड्रो संख्या यानी 1 मोल इक्वल टू 6.022 10⁻23 कणों की संख्या। इसको अगर हम किसी परमाणु के उदाहरण से लें, किसी अणु के उदाहरण से लें, तो किस प्रकार से इसको कर सकते हैं? यदि हम 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु कहें या 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु कहें, तो उसका मान किस तरह से हम व्यक्त करेंगे? जैसे अगर हम ये कहते हैं 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु, तो इक्वल टू हो जाएगा 6.022 10⁻23 परमाणु। यानी हम उसको जिस रूप में लेंगे, यदि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु कहा जा रहा है तो ये हो जाएगा 6.022 10⁻23 परमाणु। और यदि यही चीज अणु के रूप में लिया जाए, यही चीज यदि हम कहें 1 मोल ऑक्सीजन अणु यानी O2 है ना, ऑक्सीजन अणु यदि ले लें तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 6.022 10⁻23 अणु हो जाएगा यहाँ पर। यदि हम इसको इलेक्ट्रॉन के रूप में लें कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो वैल्यू होगी 6.022 10⁻23 इलेक्ट्रॉन।
यदि यही चीज 1 मोल मान लीजिए कोई धन आयन है, सोडियम आयन के लिए लिया जाए तो 6.022 10 to the power 23 सोडियम आयन। तो मोल को हम अणु की संख्या, परमाणु की संख्या और कण बोलते हैं। तो अणु, परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, आयन, कण सब उस तरह से मिल जाते हैं, उसी के हिसाब से उसको व्यक्त किया जाता है। तो मोल का अर्थ है, मतलब साधारण भाषा में दिले तो कणों की संख्या को नापने के लिए जो यूनिट है वो कहलाएगी मोल। तो परिभाषा के रूप में तो आप इसको कार्बन से रिलेटेड बहुत सारे परिभाषाएं बुक में दी हुई हैं, स्टैंडर्ड मान के कार्बन को, तो वो भी आप कर सकते हो। और सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझो तो कणों की संख्या को नापना है। अणु की संख्या हो सकती है, परमाणु की संख्या हो सकती है, और या फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या जो भी कण है उसको नापने के लिए हम एवोगाड्रो संख्या का प्रयोग कर रहे हैं। तो एवोगाड्रो संख्या यानी 6.02 to 10 to the power 23 इक्वल टू 1 मोल। तो अगर हम परमाणु के रूप में लें तो इतने परमाणु होंगे, अगर हम इसको अणु के रूप में ले रहे हैं, इतने ऑक्सीजन अणु है तो ये इतने अणु हो गए, अगर इलेक्ट्रॉन के रूप में लेंगे तो इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, आयन के रूप में लिए तो इतने आयन हो गए। अब इसको यदि हम ओवरऑल व्यक्त करें तो एक छोटा सा रेखा चित्र हम इससे समझ सकते हैं। 1 मोल हम पहले लेते हैं, 1 मोल इसका किस प्रकार से रिलेशन है ये देखें। 1 मोल है। अब अगर इसको द्रव्यमान के रूप में ले, भार द्रव्यमान के रूप में इसको ले, तो तत्व का यदि 1 ग्राम लेते हैं तो तत्व का 1 ग्राम यानी कोई भी तत्व हो, है ना, यहाँ जैसे हमने लिखा 12 ग्राम, तो 12 ग्राम मतलब हम लोग कार्बन के लिए ले रहे हैं। यहाँ 23 ग्राम लिखे तो ये हो गया सोडियम के लिए। तो चूंकि यहाँ हम तत्व की बात कर रहे हैं तो तत्व के 1 ग्राम में तत्व का 1 ग्राम है तो हम उसको किस रूप में व्यक्त किए कि 1 ग्राम में उसको 1 ग्राम यानी 12 ग्राम है, 12 ग्राम यानी तत्व का जो हम मोल ले रहे हैं द्रव्यमान के रूप में उसका 1 मोल हो गया। तो 1 मोल में कितना ग्राम हो गया इसका 12 ग्राम। इसको अगर इस तरह से कनेक्ट करें तो यहाँ पर ये 12 ग्राम इसके 1 मोल में, अगर हम कार्बन का लें तो उसके 1 मोल में होगा 12 ग्राम। अगर हम सोडियम लें तो 23 ग्राम हो गया। यदि हम इसको यौगिक के रूप में ले, यौगिक का या अणु का लें, जैसे ऑक्सीजन का लिए, तो जैसे ये H2O जल एक यौगिक है, इसका इस यौगिक का 1 ग्राम अगर लेते हैं तो इस यौगिक के मोल के हिसाब से अगर लें तो H2O के 18 ग्राम बराबर 1 मोल। H2O का जो द्रव्यमान है वो है 18 ग्राम, तो उसके 18 ग्राम बराबर 1 मोल। वैसे ही ऑक्सीजन का हो गया 32 ग्राम, तो 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल ऑफ, माने 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल टू 1 मोल। ऐसे हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अगर हम कोई आयनिक यौगिक लेते हैं जैसे कि NaCl, तो NaCl आयनिक यौगिक है, Na+Cl-, तो उसका ये लेते हैं फॉर्मूला द्रव्यमान, तो उसमें हम देख रहे हैं 58.5 ग्राम है। तो 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इक्वल टू 1 मोल। तो इस तरह से हम मोल के साथ इसको कनेक्ट कर दिए द्रव्यमान को, चाहे तत्व का द्रव्यमान हो, चाहे अणु का हो, यौगिक का हो या फिर किसी आयनिक यौगिक का हो। तो ये हो गया। अगर हम कणों की संख्या के रूप में इसको व्यक्त करें तो हम समझ गए हैं 6.022 10 to the power 23, इसको कणों की संख्या के रूप में व्यक्त कर दिए। यदि हम आयतन के रूप में कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहे हैं तो 1 मोल में एमटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन होगा 22.4 लीटर। ये क्वेश्चन बनाते समय बहुत हेल्प होगा हमको। ये वाला जो हमने बनाया है ये रेखा चित्र, जब भी हम इसके संख्यात्मक प्रश्न को बनाएंगे आप इन सब बातों को ध्यान रखिए कि 3 प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। एक तो द्रव्यमान होगा, विलेय का किसी भी चीज का द्रव्यमान दिया होगा, द्रव्यमान के आधार पर हमको मोलों की संख्या ज्ञात करने आ सकता है, कणों की संख्या के आधार पर आ सकता है, और आयतन संबंधी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें मोल ज्ञात करना है। तो तीनों प्रकार से हमने इस संबंध को देखा द्रव्यमान के आधार पर, फिर ये कणों की संख्या इतनी है और ये 22.4 लीटर, मतलब 1 मोल गैस का आयतन यदि ले एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, तो वो होगा 22.4 लीटर। इस तरह से हम मोल की जो कॉन्सेप्ट है उसको समझकर आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। मोल की परिभाषा यदि हम देखें तो मोल किसी भी परमाणविक पदार्थ की जो मात्रा है
जिसका द्रव्यमान उसके 1 ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। तो हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, अगर परमाणु का 1 मोल है, परमाणुओं का 1 मोल है, तो ग्राम परमाणु द्रव्यमान बराबर 6.02 × 10⁻23 ऐसे परमाणु ले सकते हैं। यदि इसी चीज को अणु के लिए लें कि अणुओं का 1 मोल बराबर ग्राम आणविक द्रव्यमान बराबर 6.022 × 10⁻23 अणु हो गया। और यही चीज यदि हम परमाणविक के लिए लेंगे तो 6.022 × 10⁻23 यहाँ पर हो जाएगा परमाणु। यदि हम यहाँ पर परमाणुओं का 1 मोल लेंगे तो इतने परमाणु होंगे, अणुओं का 1 मोल लेंगे तो इतने अणु होंगे। तो अब यदि इसको कार्बन के बेसिस पे परिभाषित जैसा किया वैज्ञानिकों ने, अगर वो समझे तो मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है या परिमाण है जिसमें उतने ही परमाणु, अणु या आयन होते हैं। कि स्टैंडर्ड वैल्यू ले लिया है कि उतने ही परमाणु, उतने ही अणु, उतने ही आयन होंगे जितने की 12 ग्राम कार्बन 12 में परमाणुओं की संख्या होती है। 12 ग्राम कार्बन परमाणुओं में जो कार्बन 12 मतलब कार्बन 12 इन्हें कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 14 इस तरह से। तो यहाँ जो उन्होंने लिया वो कार्बन 12 जो एक स्टैंडर्ड, तो कार्बन 12 में 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या है। तो हमने देखा कि 1 मोल यदि कार्बन 12 ले रहे हैं तो उसमें 12 ग्राम ही होगा। तो उसी को यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि 1 मोल कार्बन परमाणु यानी 12 ग्राम। यदि हम 1 मोल ऑक्सीजन अणु बोलते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 16 दूनी 32 ग्राम। तो अगर हमने अणु के हिसाब से भी देख लिया और परमाणु के हिसाब से भी देख लिया। अब हम मोल से संबंधित कुछ संख्यात्मक प्रश्नों के हल के लिए सूत्र को समझ लेते हैं पहले, कि यदि किसी तत्व के लिए मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए आता है तो किस तरह से उसको हम सूत्र रखेंगे। तो जैसे कोई तत्व है तो तत्व के मोलों की संख्या यदि है तो यहाँ पर जो द्रव्यमान दिया जाएगा प्रश्न में और उस तत्व का जो परमाणविक द्रव्यमान होगा, परमाणविक द्रव्यमान। और यदि मान लीजिए कोई यौगिक है, यानी जैसे कोई अणु हो गया, तो यौगिक के लिए मोलों की संख्या यदि आएगी तो यहाँ पर भी जैसे द्रव्यमान है और द्रव्यमान ऊपर हो जाएगा जो उसका दिया गया द्रव्यमान है और नीचे आ जाएगा आणविक द्रव्यमान। क्योंकि हम यौगिक ले रहे हैं, यदि हम यहाँ पर तत्व लेंगे तो परमाणविक द्रव्यमान और यौगिक लेने पर हो जाएगा आणविक द्रव्यमान। तो इस तरह से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मोल से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए हम 3 प्रकार के सूत्र को ध्यान में रखेंगे। एक तो द्रव्यमान आधारित सूत्र, यदि मोलों की संख्या ज्ञात करनी है और क्वेश्चन है द्रव्यमान पर आधारित, यानी उसका द्रव्यमान यानी ग्राम में दिया हुआ भार प्रश्न में, और अगर अणु है तो आणविक द्रव्यमान, परमाणु है तो परमाणविक द्रव्यमान, जो भी यौगिक है तो उसका यौगिक का जो भी आणविक द्रव्यमान है वो हम लिखेंगे। तो वो मोलर भार के रूप में, इसके मोल के हिसाब से ले रहे हैं तो मोलर भार। तो ये एक परिभाषा, इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं उसके फॉर्मूला को। और यदि मान लीजिए मोलों की संख्या निकालना है और पदार्थ की संख्या दी हुई है, कणों की संख्या दी हुई है, तो दिया गया जो दिए गए कणों की संख्या बटा हो जाएगा उसकी एवोगाड्रो संख्या। एक इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और आयतन आधारित यदि प्रश्न है तो एक तो हो गया उसका नॉर्मल जो टेम्परेचर प्रेशर पर प्रामाणिक आयतन वो नीचे लिखेंगे, और जो एसटीपी पर आयतन है वो चेंज हो सकता है, क्वेश्चन में जैसा आयतन दिया होगा वो हम यहाँ पर लेंगे। गैस का एसटीपी पर आयतन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी एक अलग परिस्थिति में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में क्या आयतन है वो ऊपर रहेगा, और जो एक नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर होगा वो कितना है तो वो प्रामाणिक वैल्यू हो गई, तो 22.4 लीटर। तो आप ये देखिए कि जो फिक्स यहाँ पे आप थोड़ा सा मतलब ट्रिक से समझ सकते हैं, पर फॉर्मूला को अगर याद रखना है तो ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो चेंजेबल हैं, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा, और ये जो है ये चेंज नहीं होंगे, ये अलग अलग होंगे, लेकिन ये फिक्स वैल्यूज़ हैं। ये आप याद रख सकते हो कि नीचे हमेशा हम जैसे किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान है वो फिक्स होगा, परमाणविक द्रव्यमान वो फिक्स होगा,
एवोगाड्रो संख्या वो फिक्स मान है, 22.4 एनटीपी पर जो आयतन है वो भी फिक्स है। तो नीचे हम हमेशा फिक्स को रख रहे हैं और ऊपर वाली वैल्यू हम क्वेश्चन के हिसाब से चेंज करते जाएंगे। तो इस फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को आप पहले समझ लीजिए और फिर प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए अब हम पहले स्टार्ट करेंगे द्रव्यमान पर आधारित प्रश्न के 1-2 उदाहरण हम देखकर उसको समझ लेते हैं। जैसे 28 ग्राम नाइट्रोजन, 28 ग्राम यदि नाइट्रोजन दिया जा रहा है तो उसमें मोलों की संख्या क्या होगी? नाइट्रोजन परमाणु में मोलों की संख्या क्या होगी? ये एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न है, अगर आपके पास दिया जा रहा है 18 ग्राम H2O अणु में मोलों की संख्या क्या होगी? इस तरह से कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न हम कर सकते हैं कि फॉस्फोरस के 124 ग्राम में, मतलब P4 है तो इसका 124 ग्राम लिया जा रहा है। फॉस्फोरस को हम लोग P4 के रूप में व्यक्त करते हैं, टेट्रा एटॉमिक होता है वो फॉस्फोरस अणु। यदि बोल दिए मतलब हमको खुद ही समझना है कि वो P4 है। तो 124 ग्राम फॉस्फोरस अणु में मोलों की संख्या क्या होगी? ये 3 प्रकार के प्रश्न हम डिजाइन कर लिए और इसको कैसे हल करेंगे देखिए। जैसे ये 28 ग्राम नाइट्रोजन परमाणु बोल रहे हैं, तो चूंकि यहाँ नीचे मोलर भार है और ऊपर जो है वो दिया गया द्रव्यमान, तो ऊपर हम लिखेंगे 28 और नीचे आ जाएगा, चूंकि परमाणु की बात हो रही है तो एक नाइट्रोजन के लिए परमाणु द्रव्यमान होता है 14, तो यहाँ पर आ जाएगा 14। तो आंसर क्या होगा? 2 मोल। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित मोलों की संख्या क्या होगी? 2 मोल। इसी प्रकार यदि 18 ग्राम H2O अणु की बात हो रही है तो दिया गया द्रव्यमान हो गया 18 और H2O अणु है तो आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। तो आणविक द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे H2O के लिए? जैसे H2O है तो 1 × 2 हाइड्रोजन के लिए प्लस ऑक्सीजन के लिए 16 होता है परमाणविक द्रव्यमान, तो 2 + 16 कर दिए तो 18। तो ये इसका आणविक द्रव्यमान हो गया बराबर 1 मोल। ये हो गया। यदि हम 124 ग्राम P4 अणु की बात करते हैं तो यहाँ भी उसी तरह का है। ये प्रश्न और ये प्रश्न एक ही जैसा है। ये चूंकि एक सिंगल ये अणु की बात हो गई और ये यौगिक हो गया, और इसको अगर हम लेंगे तो दिया गया द्रव्यमान 124 हो गया और फॉस्फोरस का जो आणविक द्रव्यमान है वो भी होता है 124, तो ये आ गया 1 मोल। तो ऐसे प्रश्न द्रव्यमान वाले हम आसानी से हल कर सकते हैं। ऊपर दिया गया द्रव्यमान और नीचे उसी का जो मोलर द्रव्यमान है, अगर परमाणु है तो परमाणविक द्रव्यमान, अणु है तो आणविक द्रव्यमान, कोई यौगिक है तो उसका जो भी द्रव्यमान होगा आणविक द्रव्यमान वो हम नीचे लिखेंगे। तो ऐसे प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। अब हम आयतन आधारित कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं मोल से संबंधित, कि जो हमने सूत्र पहले पढ़ा कि आयतन आधारित यदि प्रश्न है तो ऊपर हम दिया गया आयतन लिखेंगे STP पर जो भी आयतन है, और नीचे जो प्रामाणिक आयतन है 22.4 वो लिखेंगे। तो जैसे एक प्रश्न यहाँ दिया है कि STP पर जो आयतन है वो है 5.6 डेसीमीटर क्यूब ओजोन गैस का आयतन दिया हुआ है, और इसमें ओजोन गैस के मोलों की संख्या क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हम सूत्र क्या लगाएंगे? ऊपर हो जाएगा STP पर आयतन और नीचे हम लेंगे प्रामाणिक आयतन। प्रामाणिक आयतन यानी यहाँ पर हो गया 22.4 लीटर। तो ऊपर हम करेंगे 5.6 और नीचे हो जाएगा 22.4। तो इसको हल करेंगे 5.6 बटा 22.4। तो इसको हल करने पर जो आंसर आएगा वो है 0.25 मोल। 5.6 अपॉन 22.4 इक्वल टू 0.25 मोल ऑफ ओजोन गैस। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। ऊपर STP पर जो आयतन होगा 5.6 दिया हुआ है और नीचे प्रामाणिक आयतन है 22.4। दूसरा प्रश्न है कि 3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड
द्वारा एसटीपी पर घेरा गया आयतन क्या होगा। यहाँ पर आयतन पूछ रहा है, एसटीपी पर आयतन पूछ रहा है, यानी यहाँ पर हम मोल बराबर फॉर्मूला क्या लिखते हैं, एसटीपी पर आयतन, ये पूछा है यहाँ पर, अपॉन लिखते हैं प्रामाणिक आयतन, यानी 22.4 लीटर। तो यहाँ जो प्रश्न है वो एसटीपी पर आयतन पूछ रहा है, तो हमारे पास ये हो जाएगा, जब हम इसको हल करेंगे तो मोल गुणा प्रामाणिक आयतन, यानी 22.4 लीटर इक्वल टू हो जाएगा एसटीपी पर आयतन। ऐसे हल करेंगे, मतलब मोल पर वही फॉर्मूला है, थोड़ा हम चेंज करेंगे, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे कि 3 मोल CO2 द्वारा एसटीपी पर कितना आयतन घेरा गया है। तो 3 मोल CO2, यानी यहाँ मोल नहीं पूछ रहा है, मोल की संख्या दी हुई है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मोल यहाँ पर है 3 इंटू एसटीपी पर आयतन पूछ रहा है, तो ये हम निकालेंगे। तो जब इसमें प्रामाणिक आयतन से गुणा कर देंगे, यानी 22.4 लीटर से इसको गुणा कर देंगे, तो इसका कितना मान आएगा, 3 गुणा 22.4 गुणा करने पर कितना आएगा यहाँ पर मान, वो हम हल करके लिख लेंगे। तो ये दोनों हल करने पर मान आया। तो यहाँ पर जब हम मोल से गुणा करेंगे, मोल गुणा प्रामाणिक आयतन है 22.4, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो है 67.2 लीटर। तो ये एसटीपी पर आयतन हो गया, यानी दिया गया जो आयतन है वो कितना, 3 मोल जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना आयतन घेरेगा, वो वैल्यू यहाँ पर निकल गई। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न यहाँ पर और है कि 11.2 लीटर हाइड्रोजन गैस में उपस्थित हाइड्रोजन गैस के मोल निकालना है, कितने मोल होंगे। तो 11.2 लीटर ये हो गया उसका एसटीपी पर आयतन, अपॉन हो जाएगा 22.4 लीटर। तो हम इसको हल कर सकते हैं, ये दोनों सेम दशमलव के बाद दोनों में सेम मतलब संख्या है, तो इसको हम इस तरह से काट सकते हैं। तो 1/2 आएगा, 0.5 मोल हाइड्रोजन गैस, ये हो गया। तो इसमें हम तीनों प्रश्न देख लिए, तीनों प्रकार के प्रश्न देख लिए, यानी आयतन से रिलेटेड। तो ऐसे प्रश्न आप ध्यान से करेंगे जिसमें आयतन संबंधी वैल्यूज दी हुई हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर एसटीपी पर आयतन और नीचे प्रामाणिक आयतन अर्थात 22.4 लीटर। अब हम कणों से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, मोल वाले। तो इसमें 2 प्रश्न हम देख रहे हैं कि किसी पदार्थ के 3.01 × 10⁻22 अणु हैं, तो उसके मोलों की संख्या क्या होगी। तो हम फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हैं कि मोलों की संख्या को अगर कणों की संख्या से रिलेट करके निकालना हो तो ऊपर हो जाएगा दिए गए कणों की संख्या और नीचे होगी अवोगाड्रो संख्या जो फिक्स है 6.022 × 10⁻23। अब तक आप लोगों को याद हो चुका होगा, Na से इसको व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर कणों की संख्या है 3.01 × 10⁻22 वैल्यू जो दी हुई है, और अपॉन 6.022 10⁻23 हल करने पर आएगा 0.05 मोल। तो हम इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। इसमें दिया गया जो कण है वो है 3.01 × 10⁻22 और नीचे जो वैल्यू आ जाएगी वो है 6.022 10⁻23 यानी कि अवोगाड्रो संख्या। तो इस प्रकार हम इसका आंसर कर सकते हैं 0.05 मोल। अब यहाँ ये जो प्रश्न है T4 अणु के 0.01 मोल में अणुओं की संख्या क्या होगी, तो यही सूत्र यहाँ पर अप्लाई करना है। लेकिन आप ध्यान से प्रश्न को पढ़िए कि यहाँ पर मोल दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है और हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं अणुओं की संख्या। तो हम इसी सूत्र को लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर कण ये निकालना है हम लोगों को। ये भी पता है क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, मोलों की संख्या भी दी हुई है, हमको निकालना है कणों की संख्या। तो कणों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी, यानी कण या अणु मान लेते हैं चूंकि अणुओं की संख्या के रूप में पूछ रहा है, तो अणुओं की संख्या बराबर मोल, मोलों की संख्या। सूत्र को हम थोड़ा सा यहाँ से गुणा कर देंगे, अवोगाड्रो संख्या।
यही सूत्र है, बस हम थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से पढ़ें तो 0.01 मोल, यहाँ हो गई मोलों की संख्या, अवोगाड्रो संख्या 6.022 10 टू द पावर 23 हो गया। अब इसको हम जब हल करते हैं तो 6.022 10 टू द पावर 21, ये इसमें आ गई अणुओं की संख्या, P4 के अणुओं की संख्या जो कि 0.01 मोल में प्रेजेंट है। तो प्रश्न को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि कणों की संख्या दी हुई है तो अवोगाड्रो संख्या से हम डिवाइड करके मोलों की संख्या निकाल लेंगे। यदि मोलों की संख्या दी हुई है और कणों की संख्या पूछ रही है तो अवोगाड्रो संख्या में हम मोलों की संख्या का गुणा कर देंगे और आराम से हम मोल वाले जो क्वेश्चन है, कणों की संख्या को निकालना हो चाहे मोल निकालना हो, हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं।